हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द थिंक टैंक में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में आर्टिकल 17 को कवर करेंगे, जो कि हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो हमने फंडामेंटल राइट की 6 कैटेगरी थी, उसमें से एक कैटेगरी थी राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 17 राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। और इसमें हम 14, 15, 16 जो भी आर्टिकल हैं वो हमारी जो पॉलिटी सीरीज चल रही है फंडामेंटल राइट, वो उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो तो देख लें। और गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा। अब इसमें हम आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 से रिलेटेड प्रोविज़न है, उसके बारे में जानते हैं क्या है। आर्टिकल 17 क्या कहना है? आर्टिकल है अबोलिश द अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म्स। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या? द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। पहला स्टेटमेंट क्या था? वो कह रहा अबोलिश, आर्टिकल 17 का अबोलिश करेगा अनटचेबिलिटी को और फॉरबिड करेगा जो भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस परफॉर्म की जा रही हैं सोसाइटी के अंदर, उन सबको फॉरबिड करेगा। दूसरे स्टेट में क्या करा? यदि अबोलिश करने के बाद और प्रैक्टिस को फॉरबिड करने के बाद भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो उसे एज अ पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, यही लिखा, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस ऑफ पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। आर्टिकल 17 क्या करा? अबोलिश कर रहा है अनटचेबिलिटी को और इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस परफॉर्म की जा रही है उन्हें फॉरबिड कर रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा? यदि अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के बाद और उसकी प्रैक्टिस को फॉरबिड करने के बाद भी यदि कोई इसकी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहा है या अनटचेबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है रिलेटेड प्रैक्टिस को, तो उसे एज अ पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा, कि उसे एज अ पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। और जो अनटचेबिलिटी जो वर्ड है आर्टिकल में 7 में, वो ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है ना ही किसी एक्ट में डिफाइन है। इसका जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी एक्ट में डिफाइन की गई है। इसे कोर्ट के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है। जैसे मैसूर हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें कहा था जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अंदर इन्वर्टिज कोमा के अंदर इन्वर्टिज के अंदर रखा गया है। जैसे कि आपको स्टेटमेंट में दिख भी रहा होगा कि इन्वर्टिज ब्लॉक के अंदर रखा गया है, ऐसे कोमा के अंदर रखा गया। क्यों? कि जो अनटचेबिलिटी का जो मीनिंग है, हम उसे ग्रामेटिकली सेंस में या लिटरली सेंस में डिफाइन नहीं कर सकते। जो अनटचेबिलिटी का जो मीनिंग आता है ग्रामेटिकली, हम उसे एज अ कंसिडर नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 17 के अंदर। ये मतलब आर्टिकल जो अनटचेबिलिटी है उसे हम ग्रामेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, ये कोर्ट ने कहा हम इसे एज अ कैसे कंसीडर करेंगे अनटचेबिलिटी को, क्योंकि अनटचेबिलिटी को हम इस फॉर्म में कंसीडर करेंगे कि ये एक प्रैक्टिस है जो कि हिस्टोरिकली डेवलप होती आई है हमारी कंट्री में। इस फॉर्म में कंसीडर करेंगे आर्टिकल 17 के फॉर्म में। जैसे, ठीक है गाइस, जो मैसूर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसे ग्रामेटिकली सेंस में जो उसका लिटरल जो मीनिंग है उसमें कंसीडर नहीं करने के, उसमें डिफाइन नहीं करने के अनटचेबिलिटी को, बस जो अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 के अंदर जो मेंशन है उसे एज अ कंसीडर करेंगे कि जो हमारी जो प्रैक्टिस हिस्टोरी जो की एज अ कंसीडर करेंगे जो उनकी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है जो हिस्टोरिकली डेवलप होती आई है हमारी कंट्री में। ठीक है, क्लियर हुआ कि क्या जजमेंट दिया था? एक बार वो रिकॉल कर देता हूँ कि मैसूर हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अनटचेबिलिटी को जो कि हम उसे एज अ ग्रामेटिकली सेंस में डिफाइन नहीं करने के, हम उसे एज अ प्रैक्टिस कंसीडर करेंगे कि जो हिस्टोरिकली हमारी कंट्री में डेवलप होती आई है। क्योंकि अनटचेबिलिटी आज का कॉन्सेप्ट है नहीं, वो हिस्टोरिकली मतलब कि पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। ठीक है, और जो अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये एक्रोस द वर्ल्ड दुनिया भर में देखा जाता है। जैसे कि आपका एक टाइम पे यूएस में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट चलता था, वो भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड था। और आज भी यूएस में
आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन के बीच में। जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके साथ भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन के केस नज़र आते रहते हैं। और जापान में भी देख लो, अब जापान में एक कास्ट सिस्टम है, कहते हैं बुराकुमिन, ये भी एक कास्ट सिस्टम है। इस कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये कास्ट सिस्टम चलता था। एक ओसू वेस्ट अफ्रीका में ये कास्ट सिस्टम है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इस बेसिस पे। ठीक है, तो इससे क्या समझ आ रहा कि ये आपको हर जगह मिलेगा। इससे रिलेटेड जितने भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है हर जगह ही है, बट उसकी फॉर्म चेंज है, डिफरेंट फॉर्म्स में है वो। ठीक है, जैसे जापान में ना बुराकुमिन तय, और इसमें क्या था, वेस्ट अफ्रीका में ओसू एक कास्ट सिस्टम है, उसकी फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है या उसकी फॉर्म में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो आर्टिकल 17 है, ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट का एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 17 का नेचर एब्सोल्यूट है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि आर्टिकल 17 को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में वायलेट नहीं किया जाएगा। यदि वायलेशन होता है आर्टिकल 17 का तो उसे पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा। उसे ये नहीं देखना कि उसके पीछे सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टेंस क्या थी। जैसे कि हमने पहले आर्टिकल में देखा है कि कुछ केस, जब भी कुछ इशू क्रिएट होता था, हम उसके पीछे की स्थिति या परिस्थिति क्या है वो जानने की कोशिश करते थे। इसमें कुछ नहीं। यदि ये आर्टिकल 17 के अंदर इसका आर्टिकल 17 का वायलेशन हुआ है तो उसके पीछे कोई भी सर्कमस्टेंस को नहीं देखा जाएगा, उसे ऐसा ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, जो ये आर्टिकल 17 है ना, ये सोशल बॉयकॉट को कवर नहीं करता है ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। जैसे कि सोशल बॉयकॉट का, जैसे कि जैसे हेल्थ इशू है, जैसे सपोज करो कोविड 19 के टाइम में क्या जाता था, कोविड के टाइम पे जिससे कोविड हो जाता था, जो पेशेंट को कोविड पॉजिटिव मिलता था तो उसे आइसोलेट कर देते थे, उसे आइसोलेशन में रख देते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है उसे अनटचेबल कंसिडर कर जा रहा है, वो एज अ टेम्पररी डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करा जा रहा है कि वो स्प्रेडिंग ना हो, उस वायरस का स्प्रेडिंग ना हो, या उस हेल्थ डिजीज़ की जो कंटेजियस डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो इस बेसिस से। तो इसलिए इसे अनटचेबल कंसिडर नहीं करा जाएगा। कहने का मतलब सोशल जो बॉयकॉट है उसे अनटचेबल कंसिडर नहीं करा जाएगा। फिक्स, जैसे कि हेल्थ इशू है, इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उसके कंसिडर में। अभी एक और केस है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वैज ए यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था जो आर्टिकल 17 जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। कि चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, दोनों के अगेंस्ट ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल ने आर्टिकल 17 का वायलेशन किया तो उन्हें भी ऐसा पनिशेबल ऑफेंस के अंदर कंसिडर करा जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने इस जजमेंट में कि जो स्टेट है वो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट का, कि स्टेट को इंश्योर करना है कि आर्टिकल 17 का वायलेशन ना हो, कोई भी आर्टिकल 17 को वायलेट ना कर पाए। ऐसा स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट को इंश्योर करना, वही मेंशन करा है इसमें। ठीक है, इसमें ही क्या हो गया था आर्टिकल 35। अब हमने क्या था ना कि हमने ये कि यदि आर्टिकल 17 तो क्या कर रहा है, अबोलिश कर रहा है अनटचेबिलिटी को और उसकी प्रैक्टिस को फोरबिड कर रहा है। बट यदि कोई प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया इस चीज़ के बाद भी इस कॉन्सेप्ट, तो उसे ऐसा पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर कराया जाएगा। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, ये पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, ये पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसके, कि जो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट है उसको इफेक्ट में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। बस ये जो पावर दिया ना आर्टिकल 30 वो सिर्फ पार्लियामेंट को दिए, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया है। कि पार्लियामेंट
आर्टिकल 35 कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट या उसे इफेक्ट में लाने के लिए लॉ बना सकता है, ठीक है, पर वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा आर्टिकल 17 में ये कि उसने क्या कहते हैं पनिशेबल, उसने अबोलिश कर दिया अनटचेबिलिटी और उसकी प्रैक्टिस को फोरबिड कर दिया, और ये भी कहा है यदि इसके यदि इन दोनों के बाद भी यदि कोई प्रैक्टिस को परफॉर्म करता हुआ मिला आर्टिकल 17 को, उसे ऐसा ऑफेंस में कंसिडर करा जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस उसे पनिशेबल ऑफेंस जो ये प्रोविज़न है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ तो होना चाहिए कि जो लॉ उसे इंश्योर करे आर्टिकल 17 के, कि इंश्योर करे कि आर्टिकल 17 को कोई वायलेट ना कर पाए। इसलिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाए। उसमें क्या अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 गलत है। जो भी अनटचेबिलिटी से रिगार्डिंग जो भी ऑफेंस कंसिडर ऑफेंस हो गए वो इस एक्ट के अंदर कवर कर जाते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस के अंदर। ऐसे एक एक्ट है इसमें है ना, जैसे पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर अ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यदि कोई पर्सन अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता हुआ प्रीच करता हुआ पाया गया तो उसकी क्या है जो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन से, पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। इस तरह के और भी प्रोविजन करना है। और जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को है इसे रीनेम कर दिया गया था एज अ प्रोटेक्शन ऑफ अ सिविल राइट एक्ट 1955, कि जो अनटचेबिलिटी एक्ट में जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए और इसके स्कोप को इनलार्ज करने के लिए जिसे रीनेम किया गया था, और इसमें प्रोविज़न भी ऐड कर दिए गए थे और इसे स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955। और एक और एक्ट लेजिस्लेचर ने एक और एक्ट बनाया था जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, किसके लिए हो रही थी, किसके अगेंस्ट हो रही थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जो एट्रोसिटीज़ कमिटेड की जा रही थी नॉन एससी और नॉन एसटी मेंबर के थ्रू, अब किसके अगेंस्ट, एससी और एससी मेंबर के, तो उसे रोकने के लिए एक लेजिस्लेचर ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिससे कि जो एट्रोसिटीज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के मेंबर के लिए हो रही थी वो उन्हें प्रिवेंट करा जा सके, उन्हें रोका जा सके। और कुछ प्रोविज़न भी ऐड किए गए थे, रिलीवेंट प्रोविज़न भी ऐड किए गए थे इंडियन पीनल कोड 1860 में और सीआरपीसी में। गाइस एक और लाया गया था प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट इन 2013 में। ये जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं उनके राइट को इन्फोर्स में करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया था। जो भी जैसे मैनुअल स्कैवेंजर हैं जब वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं या किसी सीवेज टैंक को क्लीन करते हैं तो उन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दी जाए, ठीक है। इस टाइप के प्रोविजन लाए गए थे और जो भी केस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 17 हमारा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल को और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहा है और सोशल जस्टिस की बात कर रहा है आर्टिकल 17, ठीक है। गांधी जी के कोट से हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। गांधी जी ने कहा अवर स्ट्रगल डज नॉट एंड सो लॉन्ग एज देयर इज अ सिंगल ह्यूमन बींग कंसिडर्ड अनटचेबल ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थ। मतलब जब तक हमारा कोई भी एक इंडिविजुअल कोई पर्सन एक भी पर्सन बचा हुआ है जिसे अनटचेबल कंसिडर करा जा रहा है हमारी सोसाइटी में उसके जन्म के आधार पर, उसके बर्थ बेसिस पर, तब तक हमारा स्ट्रगल एंड नहीं होगा जब तक हम जिस पर्सन को अनटचेबल कंसिडर करा जा रहा है उसे भी नॉर्मली कंसिडर ना कर लें, मतलब कि उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म ना कर दें। मतलब कि पूरी जो अनटचेबिलिटी है जब तक हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर देते अनटचेबिलिटी को तब तक हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा, ये गांधी जी का कहना था। गाइस अभी आपको कुछ भी इसमें वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और
कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।